हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सेक्रेड दर्जा रखती हैं, जैसे कारोबार और एजुकेशन और नेकी के काम, सोशल वर्क, इबादत। ये जो काम है चंद जिनका अभी मैंने ज़िक्र किया है, अगर ये किसी बीमारी के इलाज पे फोकियत ले जाएं तो बीमारी का इलाज नहीं होगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बीमारी जैसी चीज़ जैसे एडिक्शन, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, दिल की बीमारी, हमारे ज़िंदगी में बीमारी जैसी चीज़ एकदम सरफेस पे आ जाती है कि मुझे अटेंशन दो, और हम उसको नीचे भेजना चाहते हैं, कारपेट के नीचे। और इससे काम नहीं बनता। काम बनता है जब हम इसे सबसे अहम चीज़ समझ लें, वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल। वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल कि हमें सबको आधी रात को भी जगा के को पूछे कि आजकल आपकी ज़िंदगी में वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। आधी रात को भी कुछ भी हो सकता है वो हमारी ज़िंदगी में वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल। इकोनॉमिक्स हो सकती है, हमारी मुआशियात हो सकती है, और हम हो सकता है उस तरफ तवज्जो ही ना दे रहे हो। हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ एजुकेशन हो सकती है, पर हम क्लासरूम में नहीं जाते, हम कैफेटेरिया में बैठ के तो या ब्रेकअप कर रहे होते हैं या मेकअप कर रहे होते हैं। तो कई दफ़ा जो वाइल्डली इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में सरफेस पे आ जाती है, हम उससे मुंह मोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मांग रही होती है। एडिक्शन और दीगर बीमारियां भी ऐसे ही हैं कि ये जब सरफेस पे आ जाती हैं, ऊपर आ जाती हैं, तो इनको तवज्जो देना पहला काम है। लेकिन ज़्यादातर लोग तवज्जो किस तरफ दे रहे होते हैं कि किसी को पता न चले। ज़्यादातर लोग इधर तवज्जो दे रहे होते हैं कि इस बात का किसी को पता ना चले कि हमारे घर में एडिक्शन है, और इस बात का भी किसी को पता न चले कि हम इलाज की जिद्दोजहद में हैं। ज़्यादातर जो इस वक्त मेहमान हमारे इस हॉल में बैठे हुए हैं, वो हत्तुल वसा किसी को बता के नहीं आए कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अगर हम उनको यरगमाल बना लें तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल है, ये आया छुपाना है या इलाज पे फोकस देना है। और अगर उसमें हम इसको तरजीह नंबर 1 और तरजीह नंबर 2 में बांटे, तो तरजीह नंबर 1 ये होगी कि हमें इलाज पे तवज्जो देनी है। तरजीह नंबर 2 ये है कि अगर हो सके तो किसी को पता ना चले, पर इससे उलट नहीं। और वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल जो है वो सडनली सरफेस पे आता है, बाज़ औक़ात कुछ अरसे के बाद वो नीचे चला जाता है। जैसे अगर आप सोचें कि एक एयरपोर्ट है जिस पे जहाज़ आ रहे हैं और जा रहे हैं, और ये तांता बंधा रहता है जहाज़ों का कि कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं जहाज़। तो जो ट्रैफिक कंट्रोलर है एयरपोर्ट के अंदर, एक रूम होता है जिसे ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, वहाँ जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसकी ज़िंदगी में अगर ये असूल ना हुआ कि वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल क्या हुआ, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उसे पता होता है कि कब किसी जहाज़ को तवज्जो देनी है। मुझे बताइए कि कौन से जहाज़ पे उसकी तवज्जो होनी चाहिए, जिसने अमेरिका से, न्यूयॉर्क से टेक ऑफ किया है, या लंदन से टेक ऑफ किया है, या जो समंदर के ऊपर से ट्रैवल कर रहा है, या जो गुजरांवाला से गुजर के लाहौर एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है, या जो शाहदरा क्रॉस कर चुका है। तो जो लैंडिंग, जिसकी बारी है लैंडिंग की। लेकिन अगर अमेरिका से जहाज़ जो आ रहा है टेक ऑफ करके, अगर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, फिर भी हम इस तरजीह को नहीं बदल सकते। क्या फिर तरजीह को बदल सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उसमें हो तो हम कहें कि ये तो शदरे वाले जहाज़ में तो रशीद, परवेज़ और सलीम बैठे हैं, और उस जहाज़ में जो अमेरिका से आ रहा है उसके अंदर तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बैठा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन, इबादत, सोशल वर्क, कारोबार कितनी भी मुक़द्दस चीज़ें हैं, लेकिन अगर सरफेस पे एडिक्शन आ गई है तो हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी है। और हमें
इधर भी तवज्जो नहीं देनी कि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि इसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है। हर बीमारी के साथ थोड़ा बहुत स्टिग्मा अटैच्ड होता है। लोग आमतौर पे दांतों के डॉक्टर पे जाते हैं तो इस बात को खुफिया रख के जाते हैं। लोग डायबिटीज़ के इलाज के लिए जाते हैं तो इस बात को वो खुफिया रखना चाहते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो गई है, क्योंकि हम अपने बारे में ये नहीं सोचना चाहते कि अब हम पहले की निस्बत कुछ नक्सज़दा हैं। ऐसे सोचते हैं हम कि हमारे अंदर कोई दूसरे इंसानों की निस्बत कमी या कमज़ोरी है, और लोग महफ़िलों में कभी ये कह के स्वीट डिश से इनकार नहीं करते कि मुझे डायबिटीज़ है। उसके लिए वो या तो मोस्ट ऑफन स्वीट डिश खा लेते हैं या फिर वो कोई बहाना बना देते हैं कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ या मुझे कोई और मसला है। लेकिन एयरपोर्ट पे जो कंट्रोलर है, अगर उसको पता चले कि एक जहाज़ लैंड करने वाला है और वो शादरा से एयरपोर्ट की तरफ आ रहा है, और उस दौरान उसकी बीवी का फ़ोन आ जाए और वो कहे कि आज की पकाना है, तो उसकी मुश्किलात कितनी बड़ी हो सकती हैं ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर उसको पता हो कि ये जितनी देर में मैंने बताना है कि आज क्या पकाना है, इतनी देर में जहाज़ क्रैश हो जाएगा, तो फिर वो बीवी की बात नहीं सुनेगा। वो फ़ोन को किनारे पे करके तो सीधा अपने काम की तरफ तवज्जो देगा। और अगर उस वक्त कोई आके तो पूछे उस एयरपोर्ट कंट्रोलर से कि मेरे दिन कितने ने, जहाज़ क्रैश कर जाएगा, और वो हम चाहते हैं कि कभी भी ना करे। ये जो वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल होता है, ये सदा के लिए वाइल्डली इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ये जो वाइल्डली का मतलब है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त, आंधी तूफ़ान जैसा ज़बरदस्त, आंधी तूफ़ान की तरह आपकी ज़िंदगी पे छाया हुआ है, वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता। ये फिर कुछ दिनों के बाद नीचे आ जाता है तो एक और गोल ऊपर आ जाता है, फिर उस दिन के बाद वो नीचे आ जाता है तो एक और। तो ज़िंदगी इसी का नाम है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ इंतहाई ज़बरदस्त अहमियत अख्तियार कर जाती है, और हमने सब चीज़ों को छोड़ के उधर तवज्जो देनी होती है डिसिप्लिन के साथ। लेकिन जो मुक़द्दस चीज़ें होती हैं वो नेचुरली उसमें बहुत स्ट्रॉन्गली इंटरफियर कर सकती हैं, जो अदरवाइज़ हमने लर्न कर रखा है कि ये बहुत मुक़द्दस चीज़ है। जैसे कि एजुकेशन, ये बहुत मुक़द्दस चीज़ है, लिहाजा हमारे जहन से ये बात जाती ही नहीं है कि इस पे कतई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तवज्जो इस चीज़ पे देने की ज़रूरत है कि आया बंदा एडिक्शन से निकलता है कि नहीं। ये पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि लोग एडिक्शन को मामूली बीमारी समझते हैं, और दूसरी स्टेटमेंट यह है कि एडिक्शन बहुत ही गैर मामूली बीमारी है। लोग समझते हैं कि नशा छोड़ना बहुत आसान है। बाज़ औक़ात हमें फ़ील होता है कि आप ये काम जब हमारे सुपुर्द करते हैं तो 2 दिन बाद पूछते हैं कि ठीक नहीं होया, या 8 दिन में ठीक हो जाएगा। रेगुलरली हमें पूछा जाता है कि 8 दिन तक ठीक हो जाएगा। तो लोग समझते हैं कि नशे की बीमारी से निजात पाना बहुत आसान है। लोग समझते हैं कि नशे की बीमारी से निजात पाना बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम कभी हमें यह मुश्किल लगता है, कभी हमें आसान लगता है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये एक टेम्परेरी सा फेज़ है। कहीं इसकी वजह से बाद में एजुकेशन कहीं नामुकम्मल ना रह जाए, बाद में कहीं इसकी यूनिवर्सिटी में हाज़िरी कम ना पड़ जाए, बाद में इसकी वजह से कहीं इसकी शादी डिले ना हो जाए, और एक दर्जन उनके ख़्याल में चीज़ें होती हैं जिनको साथ साथ लेके चलना होता है, यानी थोड़ा थोड़ा आगे सिरकाना होता है। बहुत सारे CEOs भी ऐसे करते हैं कि वो कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और हर प्रोजेक्ट को थोड़ा थोड़ा आगे सिरका रहे होते हैं। वो काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं और हर प्रोजेक्ट को, हर मंसूबे को थोड़ा सा आगे पुश करके
फिर अगले मंसूबे पे चले जाते हैं, फिर अगले मंसूबे पे चले जाते हैं, और ये कॉमन सेंस के तहत लोग करते हैं, बट इट डजंट वर्क, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज़ हार्ड वायर्ड टू डू वन थिंग एट ए टाइम। इंसान के दिमाग की वायरिंग ही ऐसे हुई हुई है कि कोई भी जो पेचीदा काम है, जो कि अहम है, वो एक वक्त में एक हो सकता है। इसकी एक मिसाल आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप कई काम गाड़ी से मुतल्लिका, ड्राइविंग से मुतल्लिका एफिशिएंटली कर रहे होते हैं। एक फ़ज़ा है जिसका आप जायज़ा ले रहे होते हैं, और आपने हाथ पाँव से कुछ मनूवरिंग कर रहे होते हैं। सड़क पे नज़र होती है सिग्नल को, और वाकिफ़कारों को आप देख रहे होते हैं, और आप बड़ी कंफर्टेबली गाड़ी चला रहे होते हैं। लेकिन सडनली एक टेलीफोन कॉल बीच में आ जाती है, और आप वो टेलीफोन कॉल जब रिसीव करते हैं तो फिर आप अगली गाड़ी के बम्पर पे नज़र रख लेते हैं। आपका आसरा अगली गाड़ी का बम्पर होता है, और आप उससे कुछ मुनासिब सा फासला रख के सेफ्टी को जहन में बिठा लेते हैं और चलना शुरू हो जाते हैं। अब पहली किस्म की ड्राइविंग और दूसरी किस्म की ड्राइविंग जो अब आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपके घर में वाईफाई हो और आप 9 लोग उसको बेअक वक्त इस्तेमाल कर रहे हों और वीडियो डाउनलोड कर रहे हों, तो उस वाईफाई का क्या बनेगा? और अगर आपके घर में वाईफाई हो और आप एक ही जगह उस वाईफाई को एक ही मकसद के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप समझ लें कि इसी तरह हमारा जो दिमाग है, जिसमें बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे मसाइल पे तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी सही होना ज़रूरी है। अगर हमारे दिमाग में ये बात होगी कि एडिक्शन दी खैर है, हालांकि काफ़ी वक्त है, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, एडिक्शन की अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं 60 साल का हूँ, अब तो मेरे सुधरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना जब हम ढूंढ लेते हैं एडिक्शन को पसे पर्दा डालने के लिए, तो उससे हादसात जन्म लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह स्टिग्मा है। अच्छा, मज़े की मैं बात बताऊं कि स्टिग्मा इज़ ए कंफ्यूजिंग थिंग। स्टिग्मा बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। आपको अच्छी तरह पता है कि ड्रग यूज़ करना, शराब पीना, हेरोइन पीना, चरस पीना स्टिग्मेटिक है, लेकिन इनका इलाज भी हम स्टिग्मेटिक समझते हैं। ये कंफ्यूजिंग चीज़ है। मैं आपको अजीब सी बात बताऊं कि जो मेडिकल स्पेशलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर जो प्रेस्टिजियस स्पेशलिटी समझी जाती हैं वो कौन सी है? भला सबसे प्रेस्टिजियस जो स्पेशलिटी है वो कौन सी है? दिल की बीमारियां। आप बता सकते हैं कि दिल की बीमारी जो कि फुड़का के बंदे को मार सकती है, तो उसकी स्पेशलिटी या उसके डॉक्टर क्यों सबसे मुमताज़ समझे जाते हैं? क्योंकि वो हालांकि कोई मुश्किल इलाज नहीं है, दिल का इलाज कोई मुश्किल इलाज नहीं है। एक स्टेंट डालना है तो ज़्यादातर 90% पेशेंट्स को स्टेंट ही डालना है, और एक दफ़ा आप सीख लें तो आप चिमटे से पकड़ के स्टेंट डालते रहेंगे, ठीक? और पहले तो वो भी नहीं था, एक नुस्खा लिखा जाता था जो 90% पेशेंट्स में सेम होता था, लेकिन दिल की बीमारियां हमेशा मुमताज़ रहीं। आप बता सकते हैं कि क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कंफ्यूज है, और दिल की बीमारियां ज़्यादातर CEOs को होती थी या होती हैं, उन लोगों को जो मुमताज़ लोग होते हैं, क्योंकि उनको दिल की बीमारियां होती हैं, तो फिर जो मुमताज़ लोगों को बीमारी होती है उसका डॉक्टर भी मुमताज़ होता है। वो बहुत सारी वजूहात हैं, उनको स्ट्रेस होती है, वो ओवरवर्क करते हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखते सेठ लोग, तो इस वजह से ऐसा फील होता है। दूसरी तरफ जो नशे की बीमारी है या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, चूँकि इन बीमारियों के साथ स्टिग्मा अटैच्ड है, तो इनके जो प्रोफेशनल हैं वो भी इतने मुअज़्ज़ज़ नहीं समझे जाते। हैरत अंगेज़ तौर पर कि जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ब्रेन बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इफ़ यू आर डीलिंग विद द ब्रेन, तो अहमियत ज़्यादा है इस बात की। एडिक्शन एक ब्रेन डिसऑर्डर है, इसका साइकोलॉजी से भी ताल्लुक़ थोड़ा बनता है, लेकिन वैसे ये ब्रेन डिसऑर्डर है।
और ब्रेन जो है वो दिल से मुमताज़ ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन ब्रेन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना कि इज़्ज़त मुआशरे में किसी चरस पीने वाले की, शराब पीने वाले की, नशा करने वाले की है, इतनी की इज़्ज़त मुआशरे में उसके मुआलिज की होगी, क्योंकि वो उसके साथ अटैच है। हाँ, उनको कितना बुरे नामों से पुकारा जाता है, जैसे डंगर डॉक्टर, बहुत बिलिटल किया जाता है उनको। बातों बातों में बड़े लोग तंज के तीर चलाते हैं। मतलब बड़ी मुश्किल है कि उससे आपने पूछ भी नहीं सकना हाल बिल्ली से और उसका इलाज करना है आपने। हमारा जो माइंड है वो स्टीरियोटिपिकल है, वो कंफ्यूज्ड है, वो इस तरह नहीं चलता, लॉजिकली नहीं चलता, वो प्रोग्रामिंग के तहत चलता है। यानी जो चीज़ उसके अंदर डाल दी गई है बतौर सॉफ्टवेयर, या फिर जज्बात के तहत चलता है। जिस किताब का आपने नाम लिया या राइटर का आपने नाम लिया, वो तो फिनोमिनल है। यानी उस ज़माने की किताबों में से ये वाहिद किताब है जो आज ज़िंदा है। बाकी जितनी भी किताबें एडिक्शन की 80s और 90s के दौर में थी, वो डेड है। और बहुत आला दर्जे के एजुकेशनल मटेरियल्स मौजूद हैं, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि मैं काफ़ी पुराना हूँ तो मुझे पता है कि कितनी मुश्किलात हमें होती थी 70s के एंड में, 80s के थ्रू आउट, और 90s में भी। और फिर मुश्किलात तेज़ी से कम होनी शुरू हुई और काम करने का मज़ा आने लगा, क्योंकि जब आप को रास्ता मिलना शुरू हो जाता है काम करने का, तो फिर रास्ता बनाते बनाते आपको मज़ा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पीछे रह गई है एडिक्शन की साइंस या साइकेट्री। दीगर जो मेडिकल साइंसेज हैं उनसे बढ़ चढ़ के और कुछ आगे मौजूद है एडिक्शन की साइंस। और हमें पता नहीं होता कि माजी में क्या मुश्किलात थी जो कि हल हो गई हैं। ये सिर्फ जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ठीक 125 साल पहले डायबिटीज़ का इलाज ये था कि मरीज़ों को रिहैब में डाला जाता था और उनको फाके कराए जाते थे, और मरीज़ साबुन खा जाते थे, टूथपेस्ट खा जाते थे, जो सामने चीज़ आए तो वो खा जाते थे। जैसे कई दफ़ा हमारे पेशेंट भी कागज़ लपेट के तो उसको मुंह में डाल के तो दे फील गुड अबाउट इट। तो ये चीज़ें फ़र्क तो बहुत डेफिनेटली पड़ा है। इंटरवेंशन ने बहुत तरक्की की है, हत्ता कि जो इंटरवेंशन की जो बुक्स हैं 1985 के करीब की, वो बहुत रिडिकुलस लगती हैं हमें। हर वक्त पुरानी जो किताबें हैं, चूँकि मेरी लाइब्रेरी में ये सारा स्पेक्ट्रम है, 15,000 किताबें हैं, तो कभी कभी जब मैं कोई पुरानी किताब निकाल के देखता हूँ, कोई पैराग्राफ पढ़ता हूँ, तो वो रिडिकुलस लगता है। और उसके मुकाबले में जो 2018 की या 19 की या 20 की किताबें हैं, तो उनको पढ़ के दिल करता है कहे वाह वाह क्या बात है। जैसे शायरों को नहीं लोग कहते कि वाह वाह क्या बात है। तो ये बिल्कुल ज़हन से निकाल दें, थोड़ा पढ़ें हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन ट्रीटमेंट, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी आसानियाँ कसरत से पैदा हो चुकी हैं। लेकिन एक इशू है जिसमें अभी भी हमें बहुत मुश्किलात का सामना है, वो है स्टिग्मा। कि हर वक्त हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो प्रायोरिटी नंबर 2 पे लगे होते हैं, प्रायोरिटी नंबर 2। देखिए आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपका बच्चा पढ़ाई की बजाय कुछ और कर रहा होता है। ये आपका रोज़मर्रा एक्सपीरियंस है कि आप चाहते हैं कि वो बैठ के पढ़े और वो गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है पैकेज लेके रात को 11 बजे, और वो कोई ऐसा काम कर रहा होता है जो कि आपको पसंद नहीं, प्रायोरिटी नंबर 2 पे लगा होता है। और आप क्या समझते हैं उसकी प्रायोरिटी? पढ़ाई, एजुकेशन। और वो आपको हमेशा कहता है कि तुसी फिक्र ना करो, प्रायोरिटी नंबर 1 थी तो तुसी फिक्र ना करो, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। लेकिन जब भी वालिदैन को अल्योर करना होता है, किसी चीज़ की तरफ अल्योर करना होता है, उनको रागिब करना होता है, तो फिर बच्चा पढ़ाई को बीच में लाता है। वो कहता है मेरी पढ़ाई का की बनेगा, तुसी मैनू इंडोर कराया है तो वो मेरा इम्तिहान का की बनेगा अगले महीने। और वालिदैन फिर जो है उनको वो फ़ौरन ज़हन में आ जाता है कि पढ़ाई बहुत अहम है और इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। लेकिन याद रखें प्रायोरिटी नंबर 1 विच इज़
वाइडली इम्पॉर्टेंट गोल, और प्रायोरिटी नंबर 2 जो कि वाइडली इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट कैन वेट। तो गौर रखें कि कब प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो आपने अचीव कर लिया है और प्रायोरिटी नंबर 2 पे शिफ्ट होना है। और आपकी ज़िंदगी में हमेशा प्रायोरिटीज़ होती हैं जिनको क्लियरली विजिबली देखना ज़रूरी है कि ये प्रायोरिटीज़ हैं। और जो वाइडली इम्पॉर्टेंट गोल होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेरी सिंपल, कि ये वो चीज़ है कि अगर आपने हासिल नहीं की तो फिर जो कुछ भी हासिल करेंगे वो बेकार है। ये ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर आप जो कुछ भी अचीवमेंट कर लें वो सब बेकार है। ये नशे की बीमारी का जो स्टिग्मा है, ये काफ़ी वाइडली इम्पॉर्टेंट गोल है और ये इलाजों में खलल डालता है, ये ज़िंदगियों में खलल डालता है। स्टिग्मा से मुराद ये है किसी चीज़ के साथ कोई मनफी चीज़ का तासुर बनना, बदनामी। यानी नशे के हवाले से सदियों से बदनामी है, जो कि एक्यूमुलेटेड बदनामी है, और नशा करना स्टिग्मेटिक है। और इंसान की कंफ्यूज होने की निशानी ये है कि वो नशे से मुतल्लिका हर चीज़ को स्टिग्मेटिक समझता है, चाहे वो इलाज जैसी आला चीज़ क्यों ना हो। जनरली आप देखिए कि रीहैब में जाना भी स्टिग्मेटिक समझा जाता है। रीहैब में जाना, किसी बंदे के बारे में, किसी दोस्त के बारे में पता चले कि वो रीहैब में गया है तो उसके तमाम दोस्त उसको कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत थी। आपको पता है वो क्यों कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी जाने की? क्योंकि उनके अपने स्टैंडर्ड से उनका दोस्त ठीक था, उनका जो तोता पिंजरे में चला गया था वो ठीक था, और उनकी सोच ये होती है कि खामखा हमारे दोस्त को तकलीफ़ हुई। क्योंकि जो स्टिग्मा है, जो बदनामी है रीहैब से मुंसलिक, वो एक्चुअली 2 वजह से है। एक तो हिस्टोरिकली 300 साल पहले जब रीहैब्स का आगाज़ हुआ तो वो पसमानदा थे, और दूसरी बात ये है कि चूँकि नशे से मुतल्लिका हर चीज़ कुछ ना कुछ बदनामी का पहलू रखती है। आप देखें कि शादियों ब्याहों में, मेहंदियों पे शराब को छुपा के रखा जाता है। किसी गाड़ी की डिग्गी में एक बंदा जाता है तो वो लेके आता है, तो दूसरा बंदा जा रहा, बड़ी आनियाँ जानियाँ लगी होती है, तो खुल के नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये स्टिग्मेटिक है हिस्टोरिकली, और उससे फिर मुंसलिक हर चीज़ स्टिग्मेटिक है। और आपको पता है कि आपका जो पहला कांटेक्ट था विलिंग बेस के साथ वो कितना मुश्किल था और कितना डिलेड था। मुझे कई दफ़ा फैमिलीज़ बताती हैं कि मैं 5 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। लोगों ने मेरी सैकड़ों वीडियोस देखी होती हैं और फिर कभी उनको हौसला होता है कि वो यहाँ पे आएँ। सैकड़ों वीडियोस देखने के बाद टोटल कोई 7000 वीडियोस हैं, पर जब कोई 500 वीडियोस देख लेता है तो फिर वो कहता है मेरा ख्याल है जाना ही चाहिए। आपके ख्याल में कितनी वीडियोस देखने के बाद रब्ता कर लेना चाहिए? एक, जस्ट वन। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, मन के कदम होते हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग घर से आते हैं अभी चक्कर ला के चले गए, वो देखते हैं कि कोई यहाँ धमाके तो नहीं हो रहे, और वो आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियर हो के तो फिर हौसला करके, फिर टेलीफोन पे रब्ता करके, फिर किसी न किसी तरीके से ये काम होता है। जब आप जनरली रीहैब के बारे में मनफी तासुर रखते हैं तो नेचुरली आपके लिए फिर रीहैब से रब्ता करना भी कोई इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक्सप्लोर कर लेने में कोई हर्ज नहीं। जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तो आप एक्सप्लोर कर लेते हैं कि जो आपकी मतलूबा जगह है वो कौन सी है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है।
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अपने मूड को अपना सबसे कीमती असासा समझे। ये है वो असल चीज़ जिसे टारगेट करने की ज़रूरत है। होना ये चाहिए, जो कि कभी नहीं होता, कि किसी डॉक्टर के पास कोई बंदा जाए और जाके कि डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश रहना, मैं बहुत परेशान है इस गल तो, हवा च मैं उछलदा फिरना, मैं अपनी चीज़ां वंडदा पिया लोकां नूं, मैं तोहफे दे रहा हूँ, मैं लव बॉम्बिंग कर रहा हूँ, मेरी खुशी संभाली नहीं जा रही है, ये ओवरफ्लो कर रही है, तो मेरा कुछ कर लो। ऐसा 10 साल बाद होगा, इतनी अवेयरनेस आ जाएगी। 10 साल पहले लाहौर में आप किसी बंदे को पूछते कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, तो कहता मैनू की पता। लेकिन अब आपको कोई बंदा नहीं कहेगा कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का नहीं पता। अब तो एवं लोग डायग्नोसिस लगता है बाइपोलर है। आपने देखा बहुत सारे लोग डायग्नोसिस कितनी जल्दी करने लगे हैं। वो घर में एक दूसरे को डायग्नोस करते रहते हैं कि ए जी बाइपोलर है, ए जी फलाना है। रिश्तेदारों में फूफी साड़ी बाइपोलर है ख़ास तौर पे। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन 10 साल के बाद आप देखिएगा कि लोग डॉक्टर के पास सीधा सीधा जाएंगे और इसमें कोई तअज्जुब की बात नहीं होगी। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब बड़ी खुशी महसूस होती है, वजह कोई नहीं है, लेकिन दिल है कि बाग बाग है। जैसे अभी जाके डॉक्टर के पास लोग कहते हैं ना, डॉक्टर साहब कोई वजह तो नहीं है पर दिल उदास रहता है, अफसरदा रहता है दिल, और गमनाक रहता है दिल, रोने को दिल करता है, क्राइंग स्पेल आते हैं। मैं कहता अच्छा कोई परेशानी है? कहते नहीं परेशानी भी कोई नहीं, सब ठीक ठाक है, ज़िंदगी चल रहा, लेकिन दिल बहुत परेशान और अफसरदा रहता है। तो डॉक्टर उसको सीरियसली लेता है ना, फिर उसको वो कोई एंटी डिप्रेसेंट देगा। और अगर डॉक्टर को जाके कोई कहे कि जी मेरे दिल में हर वक्त नए से नए मंसूबे आते हैं, मैं लंच करके अभी फारग नहीं हुआ होता तो दोस्तों के साथ डिनर का प्रोग्राम बना रहा होता हूँ, और डिनर पे अभी मैं फारग नहीं हुआ तो उसके बाद कॉफ़ी पीने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, और फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है मुझे, और उसके बाद या वो मेरे घर नाइट स्पेंड करेगा या मैं उसके घर नाइट स्पेंड करूँगा। तो लोग करते हैं ना इस तरीके से कि रजदे ही नहीं। बहुत आसान है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो कर सकते हैं। जैसे पैदल चलना, कि पैदल जो चलता है अबव 10,000 स्टेप्स पर डे, उसको 80% मूड की मुश्किलात तो ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ पैदल चलने, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी चीज़ है कि सही टाइम पे सोना, यानी इससे ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आप 9 बजे सोएं, जो कि अब आप अपने ख़ानदान में से कोई बंदा ला के मुझे नहीं दिखा सकते कि जो रात 9 बजे सोता हो। है कोई बंदा? नहीं। लेकिन अभी भी गांव में, इधर छोटे शहरों में लोग 8 बजे सो जाते हैं। ऐसे गांव जिनमें बिजली भी नहीं है तो उन्होंने जाग के की करना है। तो बहुत सारे गांव हैं जहां बिजली नहीं है। तो ये प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है कि आप जल्दी सोएं। तीसरी चीज़ जो प्रोटेक्ट करने वाली है वो डाइट है, सस्ती डाइट। अगर आप नेचर के करीब डाइट लेते हैं और सस्ती डाइट लेते हैं, दालें सब्जियां, तो ये मज़ेदार भी आपको लगेंगी, एनर्जाइज भी करेंगी और आपके मूड को भी अच्छा करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है वो चौथी चीज़ है कि इंसानों के साथ अनकंडीशनल रिस्पेक्ट ये आप उन्हें दें। मोहब्बत के पीछे ज़्यादा ना पड़े। ये जो हम मोहब्बत के पीछे पड़े रहते हैं ना, ये कोई कारामद चीज़ नहीं है कि आई लव यू और आई लव यू टू मच, और वो कहते हैं आई लव यू टू। ये सारी चीज़ें कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पिछले दिनों मेरा नवासा आया मुझे मिलने, तो उस दिन उसकी सालगिरह थी, तो मैंने उसे कहा कि आई लव यू। कहता है ठीक है। तो ठीक था ना, मैं उसको लगा कि भाई एक नाना अपने नवासे से प्यार ही करेगा ना, तो वो मतलब उसने कोई डिडंट मेक इट ए बिग डील, क्योंकि सारे बच्चे रियलिस्टिक होते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट होते हैं।
ये हम उन्हें सिखाते हैं, रियाकारी, मुनाफकाना रवैये, जितनी गड़बड़े हैं बच्चों को सब हम सिखाते हैं। झूठो झूठ 44, तो उनको सिखाते हैं कि जब हम तुम्हें बर्गर लेके दें तो फिर कहना है यू आर द बेस्ट डैड, या इस तरह की कोई बात। मोहब्बत को थोड़ा डी एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट को थोड़ा ऊपर ले जाने की। शायद मोहब्बत और रिस्पेक्ट जो है ये एक दूसरे के एनिमीज़ है, क्योंकि मुझे बज़ाहिर यूँ लगता है कि जिनसे हम बड़ी मोहब्बत के दावे करते हैं उनको हम बहुत खपाते हैं। ये जो फैमिली मेम्बर्स के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, दैट इंक्लूड्स योर सर्वेंट्स ऑल्सो। ये जो आपका जो बिहेवियर है, जो रिस्पेक्ट का, ये आपको वो जो बुनियादी सवाल था कि खुश कैसे रहें, तो ये 4 चीज़ें हैं। दूसरे इंसानों के साथ अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करना, चाहे उनकी ज़िंदगी में नशा चल रहा हो, चाहे उनकी ज़िंदगी में कोई भी ख़राबी हो, रिस्पेक्ट नहीं खोना, उनकी बेसिक रिस्पेक्ट जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम उनकी कर सकते हैं वो करें। लेकिन जो मोहब्बत के उबाले हैं ना, इनका कुछ कर ले। जो वाक़या हुआ वो आपको सुनाया है, वैसे उसका भी फ़र्ज़ है कि कहे बेशक ना, लेकिन मोहब्बत करे, और वो करता भी है। जब आप सिखाते हैं किसी को कुछ तो वो बिहेवियर बच्चे ज़रूर सीख लेते हैं। और मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों की निस्बत अपने नवासों के साथ और नवासियों के साथ मिल रही है कि वो उनके साथ मेरा जो इंटरेक्शन है सीखने सिखाने का वो ज़्यादा है बनिस्बत अपने बच्चों के साथ। बच्चे तो समझते हैं कि उन्हें वैसे ही सब कुछ पता है। ये वो होता है ना, घेरने वाली बातें हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिस्पेक्ट जितनी ज़बरदस्त चीज़ कोई नहीं है और वो डैमेज नहीं करती। मोहब्बत को मैंने देखा है कि वो डैमेज करती है, क्योंकि जब घरों में लोगों को पता होता है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो वो वीटो पावर के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। उन्हें पता होता है कि हम उनसे जो मोहब्बत करते हैं वो हमें उनके ताबेदार बनाएगी, उनकी बातें मानने पे मजबूर करेगी। और ये बहुत बड़ी वर्च्यू समझी जाती है कि मैं कह सकूं कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। ये हर रिश्ते में हम इसमें बाजी लेके जाना चाहते हैं कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं। मियाँ भी अक्सर जो है पिटाई विटाई करके कहते हैं तुम्हें पता है मैं इतना तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पिटाई भी करता हूँ। ये बहुत सारा मोहब्बत के नाम पे लोग जो है बुरा सलूक भी माँ बाप भी करते हैं, बिल्कुल, कि फेंटी शेंटी लगा के तो फिर कहते हैं प्यार नहीं करते तेरे नाल। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम यहाँ रेगुलरली ये बातें करते हैं और बहुत सारे लोगों को हमने फिर ज़िंदगी अपनी बदलते देखा है। और वो दिन ब दिन उनको देखे तो वो सीरीन नज़र आते हैं, यानी पुरसकून नज़र आते हैं। उनके चेहरे पे मैं एक नज़र डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इनका मसला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उनके चेहरे पे जो सुकून नज़र आता है वो पूरा नज़र आता है। हालांकि उनकी जो ज़रूरत होती है वो अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, वो ज़ेर तामीर होती है, उनका मसला हल हो रहा होता है, हुआ नहीं होता, लेकिन वो पुरसकून हो जाते हैं। जो पहली कामयाबी है वो ये है कि आप पुरसकून हो जाएं, अगरचे आपका मसला जिद्दोजहद जारी रखने के लिए कह रहा है, पर आप पुरसकून अगर हो जाते हैं एडवांस में। और कई दफ़ा तो हम ये कहते हैं, आने वालों को कहते हैं कि देखें अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो जो जिद्दोजहद है आप उसको एंजॉय करना सीख लें। अगर आप जिद्दोजहद को एंजॉय करना नहीं सीखेंगे तो जल्दी आप जिद्दोजहद छोड़ देंगे, क्योंकि जिस चीज़ को आप एंजॉय नहीं करते आप उसे छोड़ देते। वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल में कांस्टेंट वाली कोई बात नहीं है, वो हमेशा चेंज हो जाएगा। और आप किसी चीज़ पे जब काबू पा लेंगे तो आपको खुद ब खुद एक चीज़ उभर के उसके ऊपर आ जाएगी कि अपनी शक्ल दिखाएगी कि ये काम है जो कि मुझे अब करना चाहिए। प्रायोरिटीज़ अपनी सीधी रखनी चाहिए। यानी जब जहाज़ लैंड कर जाता है तो ट्रैफिक कंट्रोलर उसकी तरफ मुँह ही नहीं करेगा, फिर वो देखेगा कि जो गुजरांवाला से जहाज़ आ रहा है, और उसके ज़हन में प्रायोरिटी क्लियर रहती है और बीच बीच में उसको फुर्सत मिलती है और वो अपनी बीवी से फ़ोन करके कहता है कि आज करेले पका लो, मतलब या जो भी बात करनी है वो भी बीच बीच में वो कर सकता है। छोटे लम्हात बीच में ऐसे भी आते हैं कि आप इस तरह के काम भी कर सकते हैं। हमारे पेशेंट्स का ज़्यादातर ख्याल है कि डॉक्टर साहब ड्रग्स और पीएचडी या ड्रग्स और कारोबार या ड्रग्स और बाकी काम चल सकते हैं इकट्ठे। ये गलत फहमी सहारा दिए रखती है कि हम बच बचा के
ये दोनों काम कर सकते हैं, रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। यानी हम ये काम कर सकते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। हमें बहरहाल ये ड्रग्स वाले इशू को हेड ऑन लेने की ज़रूरत है। और मैं एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दूं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितनी डेवलपमेंट हुई है एडिक्शन के फील्ड में, और पहले एडिक्शन से मुराद ली जाती थी हेरोइन, चरस, शराब। अब एडिक्शन एक वसी पस मंज़र में देखी जाती है, आदात के पहलू से भी एडिक्शन देखी जाती है। इवन खाना लोग ज़्यादा खाते हैं तो ये भी एडिक्शन है, काम ज़्यादा करते हैं तो ये वर्कोहलिज्म है, क्योंकि दिमाग का जो हिस्सा एडिक्शन से मुतासर होता है वो केमिकल, नॉन केमिकल या सब्सटेंस, नॉन सब्सटेंस, कोई भी एडिक्शन के अंदर जा सकता है और सबका अंजाम ख़राब है। यानी किसी चीज़ को भी अगर हम करी जाएंगे जो कि नहीं करने वाली, तो उसका जो एक इफ़ेक्ट होगा, साइड इफ़ेक्ट जो होगा वो क्यूमुलेटिव होगा। याद रखें कि एडिक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट है, यानी जो तकलीफ़ें हैं, यानी ड्रग्स करते हुए जो ज़िंदगी में ख़राबियाँ होती हैं, ये अक्यूमुलेटिव होती हैं, इसके ढेरों के ढेर लग जाते हैं। जैसे कई दफ़ा शहर में सफाई नहीं की जाती तो ढेरों के ढेर लग जाते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है गुजारा करना, और बहुत बुरे हालों में लोग एडिक्शन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते रहे हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग तारीख़ में एडिक्शन का शिकार रहे और जो उनकी ज़िंदगी का इंजॉयमेंट का टाइम था वो बहुत मिज़रेबल होके गुज़रा। यानी आपकी ज़िंदगी का एक फेथ होता है ना कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो मैं इंजॉय करना शुरू करूंगा, अगरचे वो गलत है, आप अभी क्यों नहीं इंजॉय कर सकते। लेकिन अमूमन लोग सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ आफ्टर 50 उन्होंने मुख्तस किया होता है इंजॉयमेंट के लिए, अगरचे वो गलत है, लेकिन वही ज़्यादा मिजरेबल हो जाता है। इवन अगर आप अपने अहबाब पे, रिश्तेदारों पे नज़र डालें तो जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद की होती है अपने घर को बनाने के लिए और सोचा होता है कि 50-60 साल की उम्र में हमारे बच्चे चारों तरफ इकट्ठे होके हमें सुख दे रहे होंगे, तो उनको मुश्किलात होती हैं क्योंकि बच्चे उनके बारे में सोच ही नहीं रहे होते। क्योंकि हमने बच्चों को अपने बारे में सोचने के लिए कभी कहा ही नहीं होता। हमने उनको हमेशा कहा होता है कि साढ़े बारे ना सोचो, तुसी अपना कुछ कर लो। अभी बड़ी गल है, मतलब ये बात बड़ी बुरी है कि हम अपने बच्चों को कहें कि मेरी कोई खिदमत मत करना, मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, तुम अपने लिए कुछ कर लो तो बहुत, तुम्हारा ख़तरा है कि तुम सड़कों पे रुलोगे वगैरह वगैरह। ये वालदैन का एक कौमी तराना है जो पता नहीं सर सैयद अहमद ख़ान जाते जाते दे गए हैं या कौन दे गया है, कि वालदैन कुछ ना कुछ बातें ऐसी ज़रूर करते हैं जो कि अनोइंग होती हैं और जिनका असर मनफी होता है। अपने बच्चे को, अपने किसी इंसान को, दोस्त को कभी नेगेटिव कमांड ना दें, कभी उसे ये ना कहें कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा समझें कि आपको अपने दूसरे इंसानों की ज़रूरत है, रिश्तेदारों की ज़रूरत है, मुलाजमों की ज़रूरत है, हमसायों की ज़रूरत है, ताल्लुक़दारों की ज़रूरत है, और ये वक्त से पहले पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको प्यास लगी है तो आप कुआं खोदने नहीं जाएंगे, कुआं पहले खोदना पड़ेगा। और हमें ज़िंदगी में हर शोबे के लोगों की मदद की ज़रूरत रहती है, उसमें अपने घर वालों की, औलाद की भी ज़रूरत होती है, और हम्बली उनको बताना चाहिए कि मुझे आपकी ज़रूरत होगी। और कई दफ़ा बच्चे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे अब्बा को तो ज़रूरत नहीं है, वो तो, उनको तो हर ज़रूरत वो उनकी पूरी हो रही है, या वो बहुत रिच हैं, या वो बहुत फेमस हैं, या उनके पास बड़े वसाइल हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई वालिद जिसके पास बेपनाह वसाइल भी हों और बेपनाह दौलत भी हो और वो फेमस भी हो, तो उससे औलाद की या बीवी की या बहन भाइयों की या दोस्तों की नीड पूरी नहीं होगी। जल्द या बदेर हमें ये पता चल जाएगा कि ये जिस चीज़ की नीड है उसी चीज़ से पूरी होगी। ये ऐसे नहीं होगा
कि आपके पास पैसा है तो आपको बहन भाइयों की या रिश्तेदारों की या वालिद की या वालदा की या बीवी की अब ज़रूरत नहीं है, हमेशा ज़रूरत रहेगी। और बच्चों को भी ये बताते रहना चाहिए। हमारे कुछ बच्चे होते हैं घरों में जो कि शुरू से ही कुछ निशानी आ रही होती है कि ये थोड़े अलहदगी पसंद है, ये को बांग्लादेश बनाएंगे, तो उनको शुरू में बताना चाहिए कि किसी गलत फहमी में न रहना। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, यू ऑलवेज नीड पीपल। और जो लोग आपको खुशियाँ देते हैं वो आपका बहुत बड़ा असासा होता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी अक्सर नौजवानों को रहती है और मेरे इन बच्चों को ज़्यादा रहती है कि हमारे दोस्त ज़्यादा सज्जन है, हमारे माँ बाप उतने सज्जन नहीं हैं, हमारे दोस्त बड़े सज्जन हैं। क्योंकि दोस्त कह रहे होते हैं कि यार तू जिगर है अपना, उनकी बातें सुना करें कभी दोस्तों की, करदे करांदे कुछ नहीं, बातें सुना करें उनकी। और वालिद जो कि आउट ऑफ दी वे जाके कुछ करेगा, बातें अच्छी नहीं करता और वो बातें सड़ी हुई करता है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बिगर कन्फ्यूजन है कि वालिद इतना सेक्रीफाइस करता है, वालदा इतनी सेक्रीफाइस करती है अपनी औलाद के लिए, लेकिन इस मान में फिर दो बोल अच्छे नहीं बोलते, अपनी औलाद के बारे में मनफी पेशगोइयाँ करते हैं, कहते तुम किसी काबिल नहीं हो, बस मुझे तो फिक्र है तुम। हिस्टोरिकली वालिदैन का इमेज अपनी औलाद के बारे में इतना पॉजिटिव नहीं होता। दैट इज़ वेरी सैड। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिनका ख्याल होता है कि उनके बच्चे खुद से सरवाइव नहीं कर सकेंगे और वो उनके लिए जायदाद जमा कर रहे होते हैं, और जायदाद जमा करके फिर पाबंदी लगा रहे होते हैं कि वो जायदाद सेल नहीं कर सकते, सिर्फ किराया खा सकते हैं। कि अगर एक बंदा रात को सोया है, कम सोया है, तो दिन को जुमाइयाँ लेगा। लेकिन बाइपोलर में बाज़ औक़ात कई दिन बंदा हवा के घोड़े पे सवार उड़ता रहता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर को जाके ये भी बताने की ज़रूरत है कि मैं लोगों को बड़े तोहफे देता हूँ, सिर्फ एक हिंट काफ़ी है। सिर्फ अगर आप जाके ये बता देना कि मुझे असला बहुत पसंद है, काफ़ी है। यानी अगर कोई बंदा कहता है ना मुझे असला बहुत पसंद है, एवं असले के साथ एक रिश्ता बन गया फैसिनेशन का कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की गन्स रखूँ, जमा करूँ, सोने के पानी वाली क्लैशनकोफ या इस तरह की, तो ये सारी की सारी बीमारी की निशानियाँ हैं। अगर कोई सिर्फ ये कह दे कि वो शॉपिंग बहुत करता है, कि मार्केट में गया है ख़रीदने, कुछ सोच के कुछ नहीं गया था, वापस आया है तो 10-12 थैले हैं जिनको रख दिया और 4 दिन उन थैलों को खोल के भी नहीं देखा, और 2 जूतियाँ लेने गए थे तो 1 दर्जन जूतियाँ लेके आ गए। ये सारी की सारी निशानियाँ जो है ये मनफी हैं। ये इन निशानियों के बाद गौर व फिक्र करना चाहिए कि सब कुछ खैर है। लेकिन हम एंग्जाइटी हो तो हम मान लेते हैं, हम डिप्रेशन हो तो मान लेते हैं, और हमें नींद ना आए तो हम परेशान होते हैं। लेकिन जब हम सोना नहीं चाहते तो हम परेशान नहीं होते। नींद ना आना एक और चीज़ है, हम सोना नहीं चाहते। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो घर में एक दूसरे को मना कर रहे होते हैं कि क्यों तुम सो रहे हो। बहुत सारे मियाँ बीवी में इस वजह से लड़ाई होती है कि दोनों में से एक सोना चाहता है और दूसरा कहता है मैंने सोना नहीं है, और वो कहता है मेरी वजह से जागो। और घरों में इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।